बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर हैं और फॉर इंफॉर्मेशन शिबली फराज साहब, उनके स्टेटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। आज उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें गंदम की किल्लत की भी बात की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाक फ़ौज के सिपह सलार जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया और बहुत जल्द इंक्वायरी जो है वो उसकी यानी हतमी रिपोर्ट आने के बाद जो लोग जिन्होंने जज्बात में आके अगर कोई इक़दाम किए तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन भी ले लिया गया। लेकिन अब सिंध हुकूमत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने जो इंक्वायरी कंडक्ट करनी थी वो इंक्वायरी भी कंप्लीट की जाए और उसके जो हतमी रिपोर्ट है वो भी अवाम के सामने रखी जाए। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबराह बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर। जी सर, आज शिबली फराज साहब का बयान, पहले ब्रीफिंग हुई, उसके बाद फिर नासिर हुसैन शाह साहब का रद्द-ए-अमल भी आया। उन्होंने कहा कि ये गंदम जो है वो शॉर्टेज उसकी नज़र नहीं आती वफाकी हुकूमत को, जबकि बड़ी सफाई के साथ जो है ना गंदम गायब कर दी जाती है, पंजाब से गायब हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध में शॉर्टेज हो तो पूछा जाता है। क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, सीधी बात है और इंक्वायरी इस पे चल रही है और जो भी इन्वॉल्व है वो पकड़ा जाएगा। और आपने देख लिया जितनी भी इंक्वायरियां हुई हैं उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर साफ और शफाफ इंक्वायरी होती है और इमीडिएट रिजल्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड जो सिंध गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बोर्ड बनाया वो लोग तो सब छुट्टियों पे चले गए, किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। सो आपके सामने है और आप खुद जानते हैं, आवाम को ये देखना चाहिए कि सारी चीजें मेरिट के ऊपर हो रही हैं। और जहां तक महंगाई की बात है, मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन है तो महंगाई भी है, लेकिन जिस तरह इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, इस कोविड के दौरान इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जो हमारा डेफिसिट था $2 बिलियन का वो जीरो पे आके अब प्लस में चला गया है। सो अब हम डेफिसिट में नहीं रहे बल्कि हम जो है पॉजिटिव साइड पे आ गए। वी आर सेविंग मनी, तो जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर इसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी और आप देखेंगे कि एक बार ये जब हम FATF से निकल जाएंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आएगी। सर, बात ये की जाती है क्योंकि आज नासिर हुसैन शाह साहब का जो बयान था वो ये था कि जी यानी पंजाब में गंदम गायब हो गई, लेकिन पूछा नहीं जाता हुकूमत से। सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी गंदम की शॉर्टेज है, गंदम की शॉर्टेज है। पंजाब से क्यों नहीं पूछा जाता सर? वफाकी हुकूमत अगर सिंध हुकूमत से पूछ रही है तो यार्ड स्टिक तो बराबर होनी चाहिए ना, फिर पंजाब हुकूमत से भी पूछना चाहिए कि गंदम कहाँ गई। डॉक्टर साहब, मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, मैं तो कराची की बात करूंगा। कराची में और सिंध में जो हमारे शहरी हैं पूरे इंटीरियर एरियाज में, वो सब लोग जो हैं उनको ये पता चला है कि चूहे खा गए और अरबों रुपए की गंदम चूहे खा गए, जबकि एक्चुअल में इन लोगों ने वोटिंग की और जिन लोगों ने की उसमें गवर्नमेंट के पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा शामिल थे। सो उनकी इंक्वायरी होगी और वो फंसेगी। ये सिर्फ अपने आप को जेल से बचाने के लिए जो है लगे होते हैं और उस चक्कर में जो है ये सारे जलते जुलूस और ये कर रहे हैं। इनको कोविड को देखना चाहिए, कोविड पे का ध्यान देना चाहिए। जिस तेजी से कोविड बढ़ रहा है उसको छोड़ के ये जो है सिर्फ पंजाब की बातें करते हैं। पंजाब बहुत आगे निकल चुका है, कराची बहुत बहुत पीछे चला गया है, तबाह हो गया है। यहाँ की सड़कें जो है वो अब बलूचिस्तान और वो पीरा और वजीरिस्तान की सड़कें जो है वो बेहतर हैं। मैं अभी नाजमाबाद में ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे खंडरात के अंदर हम जा रहे हैं। और ये हाल है यहाँ की सड़कों का। गटर का निजाम यहाँ ठीक नहीं है, बारिश का कचरा उठाने का निजाम ठीक नहीं है। अपना काम जो इनका है वो करना चाहिए, बजाय इसके कि पंजाब के ऊपर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे। पंजाब की जो भी चीज है वो पंजाब के लोग देंगे। हमें तो यहाँ की बात बताएं कि उन्होंने जो जिस मिनिस्ट्री पे है उस मिनिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस हुई है उन्होंने। अच्छा सर, PDM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनका एक जो मौक़िफ़ है वो ये भी है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, यानी महंगाई मुल्क में बढ़ती जा रही है। अब आम आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। अगर यही रेशो रहा तो बहुत जल्द जो है यानी आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी कर सकें। आप क्या कहते हैं सर? झूठ झूठ और सिर्फ झूठ।
इसमें बिल्कुल भी कोई सदाकत नहीं है और ये इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं लोगों को लगने लगी कि ये सच बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सबको पता है कि इन्हीं के कर्जाजात हैं जो इन्होंने लिए इतने अपने साल की हुकूमत में, और जिसकी वजह से रीपेमेंट की मुश्किल आ रही थी, जिसकी वजह से IMF ने जो है हम पे कंडीशंस लगाई और वो सारे के सारे टीके एक साथ लगाने पड़े और इन्फ्लेशन भी बढ़ी। यस, इन्फ्लेशन इसी वजह से बढ़ी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, दिन पर दिन नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। और वंस वी आर आउट ऑफ FATF, जब FATF की बात असेंबली में आती है तब ये वो सब चीजें छोड़ के NRO के ऊपर जाते हैं कि हमारे NRO दे दो, हमारे को जो है बचत होने दो हमारी, हमने जो किया है उसको अदालत में ना आए वो सारी चीजें। सो इनको इनकी अपनी जो जायदाद है वो बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। उसमें ये लोग मुल्क को भी दांव पे लगा लेते हैं और हमने देखा कि जिस तरीके से ये रियासत को बदनाम कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने रियासती इदारों के ऊपर इल्जामात लगाए, जिस तरीके से ये टेररिस्ट की तस्वीरें लेके बैठे हुए थे, साफ नजर आता है कि ये लोग, इन लोगों के लिए इनकी अपनी पॉलिटिक्स मुल्क से ज्यादा बढ़कर है। ये लोग मुल्क के साथ वफादार अगर होते तो पॉलिटिक्स के अंदर मुल्क को बदनाम करने की जरा सी भी हिम्मत ना करते, कोशिश ना करते। हुनैर साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी कहना था कि महंगाई इतनी है नहीं जितनी लगती है। सर, न्यूट्रल राय मुझे दीजिएगा, आप नहीं समझते ये चीज़ें महंगी हो गई हैं? आप 2 साल पहले की अगर कीमतें उठा के देखें और आज की कीमतें उठा के देखें तो दुगनी से ज़्यादा का कीमतों में फ़र्क आ गया है। तो सर फिर भी ये कहना कि नहीं महंगाई नहीं है, ये सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है कि महंगाई, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, महंगाई जो है उसका कोई रीजन होता है। मैं जब था तो शायद 4 आने 8 आने लेके जाता था स्कूल में, और उससे पहले के लोग शायद आने के ऊपर चीजें खरीदते थे। तो महंगाई इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती जा रही है, जो डॉलर वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। जिस वक्त हमारी इनकम जो है वो हमारे अखराजात से कम, हमारे अखराजात से बढ़ जाएगी और उसका तनासब सही होगा तो हमें ज्यादा लोन नहीं लेने पड़ेंगे और उस वक्त हम बाकी सारी चीजें भी कंट्रोल कर लेंगे, रुपए की वैल्यू भी कंट्रोल कर लेंगे। उसके लिए जरूरी ये है कि हम अपनी चादर के हिसाब से पांव फैलाएं और यही इस गवर्नमेंट में हो रहा है। बहुत जबरदस्त मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो अब पॉजिटिव हो गया है, खत्म हो गया है। और इसी सिम्त में अगर चलेंगे चंद साल तो ग्रोथ रेट भी आप देखेंगे। वंस वी हैव ग्रोथ रेट तो हम आराम से ये एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज और ये तमाम महंगाई के इश्यूज भी सॉल्व कर लेंगे। इन्फ्लेशन के साथ साथ महंगाई होती है, जब डॉलर बढ़ता है तो तेल बढ़ता है, तेल बढ़ता है तो बाकी चीजें, बिजली और बाकी चीजें भी बढ़ती हैं। हमें अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने, ज्यादा से ज्यादा अब एक जजीरा जो है जिसपे फेडरल गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट किया, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश की, जो कि जमीन भी पोर्ट कासिम की है, तो बजाय इसके कि ये बाकी 299 जजीरे जो इनके पास है उनके ऊपर डेवलपमेंट करते, इनको किसने रोका है? उसके बजाय जो एक काम हो रहा है जिसमें $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसमें सैकड़ों कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होने, तो उसके पीछे पड़ गया कि वो भी ना हो। आज अगर सीमेंट की कीमत बढ़ रही है तो सीमेंट की जो डिमांड बढ़ रही है, सीमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है मुल्क के अंदर। आज अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो इस वजह से बढ़ रही है कि इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आज अगर हमारे फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है और एक्सपोर्ट बढ़ रही है, IT इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक है और ये तमाम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ये खुश है। सो हमें ये देखना चाहिए कि पॉजिटिविटी कितनी है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ भी अगर हम शिकायतें करें और नाशुक्री करें और गलत बातें करें, लोगों को गुमराह करें, तो ये तो अल्लाह भी नाराज होगा इससे। तो सर देखिए, अपोजिशन का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत पेट्रोल पे से टैक्सेस कम कर दे, बिजली पे से टैक्सेस कम कर दे, तो बिजली, पेट्रोल, ये तमाम चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल की असल कीमत से कई ज़्यादा टैक्सेस मौजूद हैं जो कि हुकूमत चलाने के लिए लिए जाते हैं। तो सर क्या मुमकिन नहीं है कि आम लोगों पर से बोझ हटाने के लिए पेट्रोल की कीमत फिर से कम की जाए? की गई लेकिन फिर वापस उसी सतह पे आ गई, क्या फ़ायदा हुआ सर? देखिए, पेट्रोल को आप रीजन के हिसाब से देखिए कि रीजन में कितने का पेट्रोल है और हमारे पास कितने का पेट्रोल है। और
जो आसपास के हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ आप कंपेयर करें, बाकी सारी चीजों को भी कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि आज भी पाकिस्तान जो है वो बहुत सस्ता है रीजन के हिसाब से। हमारे ऊपर यस डिमांड थोड़ी ज्यादा हो गई है, अफगानिस्तान में अब डिमांड बहुत बढ़ गई है, वहां पे काफी सारी चीजें पिलफरेज हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाती हैं। सो ये चीज तो होता ही रहेगा, बहुत बड़ी बॉर्डर है, चीजें निकलेंगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ आई है। सो मेरे ख्याल में हमें इसको सिंगल आउट करके एक चीज को नहीं लेना चाहिए कि बिजली के अंदर कीमत बढ़ गई है या उस पे से टैक्सेस हटाए जाए। अच्छा सर, कराची के मसाइल का कोई हल समझते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो डीसीज को एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दिया गया, अब कहा जा रहा है शायद कराची के लिए नया एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर जो है ना वो भी ढूंढा जा रहा है। तो क्या समझते हैं सर, क्या जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? कोई देखने वाला नहीं है, कोई फंड्स जो हैं डेवलपमेंट फंड्स वो कराची पे नहीं लगाया जा रहा है, डीएमसीज हो केएमसी हो। अच्छा पॉइंट रेज किया कि कमिश्नर और ये लोग जो जब सारे मुल्कों के दौरे भी कर लिए, तुर्की का भी दौरा कर लिया, यहाँ के जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ रहा है तो उनको तब्दील किया जा रहा है और किसी और को लगाया जा रहा है। ये चीज गलत है, लोगों को काम करने दें, और अगर कोई रीजन ना हो तो इस तरीके से इतनी जल्दी लोगों को मूव करना जो है उससे डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है। लेकिन मुझे तो कोई शक नहीं है इस बात पे कि डेवलपमेंट वर्क ये लोग करने ही नहीं देना चाहते। अगर करने देना चाहते होते तो शायद कराची को इतने हिस्सों में ये लोग बांटते भी नहीं कि जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट म्यूनिसिपैलिटी से ले लिया और अब मैं खुद मैनेज करूंगा, और वाटर बोर्ड जो है वो म्यूनिसिपैलिटी उसका रोल नहीं होगा, वो चीफ मिनिस्टर खुद मैनेज करेंगे। और यही सारी वो चीजें हैं जिन चीजों में सीरियस कंसर्न है लोगों को, कराची आइट्स को। देखिए इस वक्त पानी का क्या हाल है पूरे कराची वालों को पता है। यहाँ पे K4 बनना था, 12 साल हो गए अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ पे जो है कचरा नहीं उठाया जा रहा, यहाँ पे जो है नाले साफ नहीं किए जा रहे। अब ये कोई काम है कि इसके लिए हम चाइना से लोगों को बुलाएं या हम तुर्की से लोगों को बुलाएं कि अब हमारा कचरा भी तुम साफ करके दो, हम डॉलर्स में पैसे देंगे? हमारे पास इतनी गुंजाइश है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, इन लोगों को इस्तेमाल करें, इन लोगों को जॉब दें, यही पैसा दोबारा सर्कुलेट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा उसका। 50 का मल्टीपल होता है। अगर एक लोकल आदमी को नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो दोबारा इसी शहर के अंदर इन्वेस्ट करेगा और दोबारा उस बेकरी वाले से चीजें खरीदेगा, वो बेकरी वाला भी कमाएगा। सो बेसिकली ये जरूरी होता है कि पैसा जो है डॉलर्स में बाहर ना जाए मुल्क से और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। उसके लिए इनको लोकल लोगों को देना होगा और काम जो है उसमें लीडरशिप जो है वो एक हो ताकि वो आंसरेबल हो। म्यूनिसिपैलिटी बन गई तो म्यूनिसिपैलिटी को काम नहीं करने दिया, अब उसके बाद कमिश्नर लग गया, लोगों ने शुक्र अदा किया कि चले शुक्र है अब कमिश्नर को करेगा तो उसको भी जल्दी तब्दील करें ताकि डेवलपमेंट ना हो शहर में। सर, कराची सर्कुलर रेलवे पर आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस साहब ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, जहां चीफ सेक्रेटरी सिंध को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। वहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो है वो सेक्रेटरी रेलवेज को भी जारी हुआ है सर। तो मतलब सर ये रेलवे की भी तो थोड़ी सी गफलत है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे जैसे हम KCR कहते हैं उसका ट्रैक नहीं खाली कराया जा रहा। मतलब सर क्या वजह है? इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज को भी तो सीरियस होना पड़ेगा ना सर। देखिए ये बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ा शहर, 3 करोड़ की आबादी का शहर, इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम दुनिया में सबसे ज्यादा बदतरीन है। लोग बसों की छतों पर बैठ के जा रहे हैं। हमारे पास सर्कुलर रेलवे आज नहीं शायद 40 साल पहले होनी चाहिए थी, आज तक ये लोग बना नहीं सक रहे हैं। ये लोग पता नहीं हुकूमत कर क्यों रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे, जिस चीज में पैसा बनता है उस चीज को काम स्टार्ट करते हैं, उसके अलावा कोई और चीज करने नहीं देते। सो जो भी रेलवे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोगों ने जहाँ पे ये तजावजात हटानी है इनको हटानी चाहिए और ताकि सर्कुलर रेलवे कराची के अंदर हो, मास ट्रांजिट प्रोग्राम कराची में हो, लोगों को अच्छा और साफ सुथरा ट्रांसपोर्ट मिले, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े। अगर ये चीज नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे तो
तो हमारा लेबर तो जो है वो आने जाने में ही ज़ाया हो जाती सारी इमेजेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैद लखानी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुनैद लखानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे कैटरर्स एसोसिएशन के हवाले से और बैंक्वेट हॉल ओनर्स की जो एसोसिएशन है उनके हवाले से, क्योंकि 20 नवंबर से जो है वो ये ऑर्डर्स जारी हुए थे कि जितनी भी क्लोज बैंक्वेट्स या जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कोरोना फैलने का ख़दशा है वहाँ पे शादियों को बंद कर दिया जाएगा 20 नवंबर से। उसकी जगह मुतबादल तौर पे खुले मैदानों में शादियाँ हो सकती हैं और 1000 तक की जो लोग हैं वो शिरकत कर सकते हैं। इसके ख़िलाफ़ यानी इस ऑर्डर को मुस्तरद करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और ये भी कहा गया है कि डी चौक पे धरना भी दिया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। छोटा सा वक्फा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में ख़बर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान केटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जो फ़ैसला किया गया था कि 20 नवंबर से शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह खुले मैदान या खुली जगह पर शादी करने यानी शादी ब्याह की तकरीबात को मुनक़्क़िद करने की इजाज़त होगी। इसको ये अक्सर मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान केटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने। इसके चेयरमैन कैस मंसूर शेख साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो सबसे बढ़कर तो ये है कि 80 लाख से तकरीबन 1 करोड़ अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और इसके अलावा बहुत नुकसान पहुंचेगा इस इंडस्ट्री को। और इसीलिए इनका कहना यह है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो फिर डी चौक पे धरना भी दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान डेकोरेटर्स यानी पाकिस्तान केटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं कैस मंसूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैस साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर जी सर। मुझे बताइएगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो ऑर्डर्स हैं उसको यानी यकसर मुस्तरद कर दिया गया उस फैसले को। सर, क्या वजह है? क्या आप नहीं समझते कोरोना मुल्क में फैल रहा है? सर देखिए सर, कोरोना के से पहले जो 15 सितंबर की हमें डेट दी गई कि आप बिजनेस बुक करें और वो भी 6 मंथ्स के बिजनेस क्लोज होने के बाद, और कोरोना के लिए इन्होंने हमें एसओपीज दिए जिसके ऊपर 100% हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद इन लोगों ने ये हमें कहा कि आप गैदरिंग 8 to 10 o'clock रख लें। हमने इसको भी फॉलो कर लिया क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हमने उनका ख्याल रखना ही रखना है। इसके बाद आप मुझे बताएं क्या चीज रह जाती है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोई बिजनेस सेक्टर बंद नहीं होगा क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से मुल्क को उठाया, इसलिए मैं कोई बिजनेस सेक्टर नहीं बंद करूंगा। उसके नेक्स्ट ये इन्होंने हमारी इंडस्ट्री के ऊपर ये इतना अटैक कर दिया। क्यों किया? क्या कसूर किया हमने? क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज्यादा फॉलो किया इस लॉ को, क्योंकि हमने 8 से 10 बजे तक की शादियां रखी, क्योंकि हमने सारे एसओपीज को फॉलो किया। ये हमारा कसूर था क्या? हमने 1 करोड़ के करीब हमारे कैस शेख साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा सर। आप केटरर्स एंड डेकोरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना सर। शादियां खुले मैदान में भी होंगी तो लोग अपने घर से लाके तो केटरिंग कर नहीं सकते या डेकोरेशन कर नहीं सकते, वो भी तो आप ही के थ्रू होनी है सर। जो शादियां होनी है चाहे वो बैंक्वेट हॉल्स में हो, मार्कीज में हो या वो खुले मैदानों में हो, आपका कारोबार कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा सर? सर, केटरर्स के भी बहुत बैंक्वेट हॉल्स हैं और दूसरा ये देखिए कि हमारी पूरी एक ही टीम है, केटरर, डेकोरेटर, बैंकेट सब एक ही है। हम सब एक है, मुसलमान आपस में भाई भाई है। डेफिनेटली लोगों को और खुले ओपन कैसे काम किया जा सकता है? क्या लाहौर में फॉग 4 बजे के बाद आप ओपन एयर काम कर सकते हैं? क्या मरी में स्नो में शादियां करेंगे? क्या गिलगित के स्नो में शादियां करेंगे? क्या कोयटा की ठंड में स्नो ओपन एयर में आप काम करेंगे? पॉसिबिलिटी है ओपन की? कोई वे सर, जब ये मार्कीज या बैंक्वेट्स नहीं होते थे उस जमाने में भी तो सर शामियाना लगा के शादियां हुआ करती थी। उस वक्त नहीं होती थी क्या सर्दियों में शादियां? अब देखें, उस वक्त नहीं होती थी तो नहीं होती थी, अब तो है ना। अब तो आप भी चेंज हो गए, एसी के बगैर नहीं बैठते होंगे, इतने चैनल्स हो गए हैं। आपका भी कोई और सोच होगी कि मैंने बड़े होके ये बनना है। अब जो हो गया तो हमने तो उसके ऊपर ही करना है ना। लोगों ने खरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 80-90 लाख का एम्प्लॉय हायर किया हुआ है। वो बेचारा क्या करेगा? कहां से पालेगा? क्या उसको भी तो ट्रेनिंग दी गई है? उसने भी अपना फ्यूचर बनाना है। उनके फ्यूचर के साथ अब क्यों खेलें जबकि हम एसओपी को फॉलो कर रहे हैं? कहां है जो हम एसओपी को नहीं फॉलो कर रहे? कहां है कि हमने लॉ ब्रेक किया?
आप हमें कोई रीजन तो बताएं। आपने हमें कहा सैनिटाइजर रखें, आपने कहा मास्क रखें, ग्लव्स रखें, एंट्रेंस के ऊपर थर्मामीटर रखें, हमने सारे वही काम किए, और आप बताएं हमने क्लाइंट से कोई पैसा चार्ज नहीं किया। इससे बढ़कर क्या है? कैसा? वैसे देखिए, मेरा खुद 3-4 शादियों में जाना हुआ है। बाहर जो है ना वो मास्क का डिब्बा या सैनिटाइजर होना या टेम्परेचर चेक करना, वहाँ की हद तक तो मैं मान लेता हूँ। सर मैंने किसी शादी में अब तक एक कुर्सी छोड़ के एक जगह बैठते हुए नहीं देखा। बूफे भी लग रहे हैं सर, ज़रूरी नहीं है कि कोई बैंक्वेट पे खाना सर्व हो रहा हो। सर मैं 4-5 शादियों में ये वायलेशंस खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर कि बड़ा आपने देखा होगा जब एसओपीज नहीं गवर्नमेंट की आई होंगी, आपने उस वक्त देखा होगा। उसके नहीं सर, मैं बिल्कुल रिसेंट बात कर रहा हूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। मैं खुद, मेरा 2-3 जगह जाना हुआ, और क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल कुछ सीजन भी है शादियों का, रबीउल अव्वल का तो महीना। हमने ये कर दिया, एसीज बंद कर दिए हैं, एंट्रेंस के डोर ओपन कर दिए, वेंटिलेशन सिस्टम बन रहे हैं हर एक के अंदर, ताकि गवर्नमेंट को हमने जिताना है, बिजनेस बंद करके नहीं, बिजनेस खोल के और एसओपीज को फॉलो करके। आप बताएं, आजकल आप चले जाए बैंकेट्स में, आपको एसी ऑन नहीं नजर आएंगे, आप जाएंगे आपको उनके मेन डोर सब नजर आएंगे, आप जाएंगे तो वहां काम हो रहा होगा वेंटिलेटर्स का, ताकि खुली हवा का फिजा दे रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे ह्यूमन रिस्क हो, हम तो वो कर ही नहीं रहे काम। सर अब अगर केसेस बढ़ते जाते हैं कोरोना के, तो सर क्या मुतालबात हैं आपके? केस बढ़ने पे जल्द से बंद कर दिए जाएं, ट्रेनों तरीके से चलाया जाए, जहाज को जो 14 घंटे की फ्लाइट 600 मेहमानों के साथ एसी के अंदर कमरे के अंदर बंद करके जहाज उसी तरह ही होता है ना। हम तो 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि 50% की जगह अब हम 30% की कैपेसिटी के अंदर बैठ जाएंगे। भाई अगर 500 की जगह अगर हमारी 1000 की कैपेसिटी है तो हम 300 का फंक्शन करेंगे, अगर 500 की है तो हम 200 का करेंगे। हमने तो इतना कर दिया है, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और जीतते आए हैं। हम इतने 1 करोड़ की जो लेबर है हम उसको भूखा नहीं मारेंगे। हमने इसीलिए कहा है कि हम आपके एसओपी को फॉलो करते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोई बिजनेस सेक्टर नहीं बंद होगा, बल्कि एसओपी के ऊपर सख्ती होगी। जितनी सख्ती करनी है हम पे करें, बिजनेस बंद नहीं करना। बिजनेस नहीं बंद होगा ना, आप बिजनेस बंद करने की कोशिश करें। हम पे एसओपी के जितने रूल न लगा दें, जो फाइन, जो चेक, जो करना करें। हमें ईमान है कि हम गलत नहीं करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा सर। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 6 महीने पहले जो हालात हुए, गवर्नमेंट ने बड़ा कहा हम हेल्प करेंगे, क्या हेल्प की? 1 रुपए की नहीं, बल्कि हमने उल्टी उनका वादा पूरा किया। 2 करोड़ नौकरी में से 1 करोड़ हमने दे दी कि चले हमारी गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब की बात पूरी दुनिया में सुनी। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर सर ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट की इस हुक्मनामे को फॉलो करते हुए आपके पास से अपनी बुकिंग कैंसिल कराएंगे, तो क्या आप उनके पैसे वापस कर देंगे या नहीं कर देंगे? सर हर आदमी तो टेक ऑन नहीं करना चाहता ना गवर्नमेंट से। आपकी एसोसिएशन है, आपके लोग हैं, आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा होगा ही नहीं सर। अगर होता है तो क्या आप, लोगों के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए सर, लोगों के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। किसी का फंक्शन जुलाई में था, उसने एडजस्ट करा लिया दिसंबर में, दिसंबर सीजन होता है, हमने मजीद लो रेट में करके एसओपीज के साथ उनको कर दिया। किसी का मार्च में था, अप्रैल में था, वेडिंग्स पोस्टपोन हो गई। सर 1% या 2% लोग भी अगर वापस लेना चाहते हैं अपने पैसे, वो कैंसिल कराते हैं, बोलते हैं ठीक है हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं टेक ऑन कराने नहीं जा रहे। एक बंदा नहीं है हमारे पास जो कराना चाह रहा हो। अच्छा, अगर कोई कराना चाहे तो पैसे वापस करेंगे सर उसके? कि हम ओपन एयर के डबल पैसे दें और इधर भी दे के बैठ जाएं, हम नहीं करा सकते। आप लोगों का इंशाल्लाह आपके प्रोटेस्ट में सर इंशाल्लाह आपकी सर हॉल्स चलते रहे, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ऐसे लोगों के जिनके आप हुकूमत के ऑर्डर आने के बाद अगर कोई रिलीफ आपको नहीं मिलता, लोग अपनी बुकिंग वापस कराना चाहते हैं, तो बैंक्वेट हॉल्स और ये डेकोरेटर्स इनके एडवांस वापस करेंगे? अपनी शादियां जैसे पहले पोस्टपोन की होंगी वैसे ही करेंगे ना। अच्छा, यानी पैसे नहीं वापस करेंगे? ये ऐसी नहीं, और डेफिनेटली सर लास्ट टाइम भी ये एडजस्टमेंट हुई थी, हम उनको फरवरी में ले जाएंगे, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप भी दुआ करें हमारे लिए सर। ठीक है ठीक है कैस शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान केटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना ये भी था कि बैंक्वेट हॉल्स जो हैं बहुत से, वो दरअसल केटरर्स और डेकोरेटर्स के ही अपने हॉल्स हैं। या अगर ये कहा जाए कि बैंक्वेट हॉल ओनर्स जो हैं, मार्की ओनर्स जो हैं, वो डेकोरेटर्स और केटरर्स का भी कारोबार करते हैं, तो ये गलत ना होगा। लेकिन हम रब्ता करने की कोशिश करें मोहम्मद शारिक साहब से, जो कि प्रेसिडेंट बैंक्वेट एसोसिएशन है, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि देखिए केटरर्स एंड डेकोरेटर्स का तो कारोबार फिर भी चलता रहेगा, चाहे ओपन एयर शादियां भी अगर होती हैं, और यानी ये जो है ना, ये तो मुलतवी की जाती हैं, ये ओपन एयर पे शिफ्ट
शिफ्ट की जाती हैं तो फिर भी कारोबार चलता रहेगा, लेकिन बैंक्वेट हॉल्स को तो बंद किया जाना है। अगर 20 नवंबर से बंद किए जाते हैं और हुकूमत की जानिब से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अगर कुछ लोग वॉलंटरी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं सफ़ेद पोश होते हैं जो नहीं चाहते कि ठीक है अगर हुकूमत की पॉलिसी भी है और जाहिर सी बात है इतनी महंगाई है तो ठीक है अगर इस टाइप की पॉलिसीज़ हैं तो लोगों के पैसे बच जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है ऐसे ही सादगी से ही जो है ना कि शादी की तकरीब हो जाए। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है मोहम्मद शारिक साहब जो कि बैंक्वेट हॉल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। शारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, बैंक्वेट हॉल्स एसोसिएशन की जानिब से भी इस ये जो फैसला है कि 20 नवंबर से शादी हॉल्स को बंद किया जाए, इसमें क्या रद्द अमल है सर आपका? जी सर, जैसे कि हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और अभी भी हम एक ही मौक़िफ़ रखते हैं कि सर हमारे साथ ज्यादती है, क्योंकि जब आप आउटडोर इवेंट्स के 1000 अफराद तक की परमिशन दे रहे हैं तो वो किस बिना पे दे रहे हैं? इंडोर प्रोग्राम्स पे आप 300 अफराद की परमिशन नहीं दे रहे, तो ये हमारे साथ ज्यादती है। अच्छा, तो सर क्या किया जाएगा अगर हुकूमत की जानिब से कोई रिलैक्सेशन भी आपको नहीं मिलती और यही कहा जाता है कि नहीं जी बंद करना पड़ेगा, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे सर? लाएमल क्या है? ना कि सिर्फ कराची सिंध की सतह पे या ऑल पाकिस्तान की सतह पे एक भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे जो कि एक हमारा आईनी हक है। अच्छा, लेकिन वायलेशन भी करेंगे, यानी क्या जबरदस्ती जो है वो बैंक्वेट हॉल्स खोले जाएंगे अगर हुकूमत की तरफ से? नहीं, वायलेशन तो नहीं करेंगे। देखिए ये हमारा आईनी हक है और हम इसकी जंग लड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हम इसकी जंग लड़ेंगे कि हम इसको बंद नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे, और हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं कि देखें हमारे साथ ये ज्यादती वाला मामला ना किया जाए और इसको फिलफौल अपने फैसले को इस पे नजरसानी की जाए और हमारे साथ रहम की जाए। अच्छा सर, आप लोग खुद कोई चेक एंड बैलेंस करते हैं कि अगर आपकी एसोसिएशन में होते हुए यानी या जो कुछ बैंक्वेट हॉल्स हैं की बिना पे समझे विजिट्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ठीक है, तो मैं खुद भी बजाते खुद विजिट्स करता हूं और जो है इस पे अमल दरामद की पूरी कोशिश कराता हूं कि जी इससे कोरोना ना फैले। सैनिटाइजर्स पे मैं चेक करता हूं, मास्क चेक करता हूं, हर चीज चेक करता हूं मैं। तो सर मतलब वाकई सीटिंग जो है वो क्या कहीं बैंक बुफे खाना नहीं होता क्या? कहीं नहीं सर, नहीं, बुफे सीट बाय बिल्कुल सीट अलाउड नहीं है। टेबल सर्विंग होती है हमारे पास, और जो दूसरा 12 अफराद की पहले हम चेयर्स लगाते थे एक टेबल पे, वो इस वक्त हमने 4 अफराद पे महदूद कर दी है। अच्छा, तो ये तमाम बैंक्वेट हॉल्स जो हैं और तमाम जगहों पे ये एसओपी फॉलो की जा रही हैं? जी 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 बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सर मतलब अगर इस वक्त सेहत के मसले के तहत जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा मसला, पूरी दुनिया में एक नई लहर आई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है कि चीज़ों को बंद किया जा रहा है सर, यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, हर जगह चीज़ें बंद की जा रही हैं। देखें भाईजान, मसला ये है कि आप जो है 1000 अफराद की आउटडोर की परमिशन दे रहे हैं, तो 1000 अफराद जो हैं वो कोरोना के ज्यादा फैलाने का बाइस बनेंगे या ये 200-300 के अफराद जो हैं वो ज्यादा फैलाने के बाइस बनेंगे? सर वो सर्दियों में बंद जगह हो जाती है ना? ये कहते हैं कि आप जो है आउटडोर प्रोग्राम्स करेंगे उसके ऊपर शामियाना भी नहीं लगाएंगे, इसको ओपन एयर रखेंगे। तो एक मसला आ रहा है कि अभी नवंबर दिसंबर में जो है वो है सर्दियों का मसला, आपके ऊपर ओस और शबनम जब गिरेगी तो आप वैसे ही नमूनिया बुखार की सद में आ जाएंगे, और जब नमूनिया बुखार की सद में आ जाएंगे तो आपको कोरोना ज्यादा जल्दी असर करेगा बनिस्बत के ये आपको ओस और शबनम ना गिराई जाए आपके ऊपर, और इंडोर प्रोग्राम्स पे जो है आप आसानी से कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो सर इसमें कोई यानी वक्त की पाबंदी या अब तो सर देखें, जब सिंध हुकूमत का एक नोटिफिकेशन आया वफात के बाद के शादी हॉल जो है वो 10 बजे बंद कर दें, तो हमने इस फैसले की भी बिल्कुल तायद की और हमने अपने सारे बैंक्वेट हॉल जो है वो 10 बजे बंद भी करवाए। अच्छा, तो लेकिन सर शादियां तो मेरे तो अपने एक्सपीरियंस में है, बहुत सी शादियां 11 बजे तक 12 बजे तक चलती रही हैं सर। नहीं सर, वो फिर आप बाहर से चाहे लाइट्स, ये तकरीबन 22 से 25 सितंबर के दरमियान एक मसला आया था जो टाइमिंग के हवाले से आया था, और जो है हमने उस पर भरपूर इनकी तायद करते हुए 10 बजे बंद करवाए। तो सर ये भी बता दीजिएगा कि अगर ये बात मैंने कैद साहब से भी पूछी थी कि कुछ लोग जो इस फैसले के तहत अब चाहेंगे कि ठीक है
सादगी से चीज़ें हो जाएं, कोई बात नहीं करते तकरीब, और वो अगर कैंसिल करते हैं तो क्या उनका एडवांस या जो बुकिंग के पैसे होते हैं वो वापस उनको किए जाएंगे या नहीं एडवांस किए के जाएंगे? पैसे बिल्कुल वापस किए जाएंगे, पर एक उनसे टाइम लिया जाएगा, 3-4-6 महीने का टाइम लिया जाएगा कि हमारे भी नुकसानात हैं। अभी हम 7 महीने के क्लोजर के बाद थोड़ा सा खड़े ही हुए थे। आपको पता है सितंबर अक्टूबर का महीना जो है वो है मुहर्रम और सफर का महीना है। इन महीनों में वैसे ही शादियां नहीं होती। हमने तो अपनी एडवांस बुकिंग्स की थी नवंबर दिसंबर जनवरी तक की, तो अभी हमने अभी अपने पैसे सीधे कुछ किए ही थे, कुछ हम कर्जों से बाहर निकलने ही वाले थे कि गवर्नमेंट ने एक और बम गिरा दिया हमारे पे 20 नवंबर का। तो हम कोई मसला नहीं है, हम इस चीज की कराए वो करेंगे। अच्छा, यानी वापस करेंगे लेकिन 3-4-5-6 महीने में वापस थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, और सर अगर तो कोई रिलीफ भी नहीं मिलता और कुछ और भी नहीं होता तो क्या एहतजाज का क्या लाएमल तैयार किया गया सर? एहतजाज का ये लाएमल तैयार किया गया, ये जो है ऑल पाकिस्तान की बेस पे एक भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के हर शहर में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस पे हमें और जरूरत पेश आई तो हम इंशाल्लाह डी चौक तक जाएंगे। डी चौक तक जाएंगे सर, जो कि रेड जोन है, और जाहिर सी बात है कि आप उम्मीद करते हैं किसी ने राब्ता किया आपसे अब तक कि जी, हमारी मुख्तलिफ जो है हुकूमती फोरम से बातचीत हुई है, तो अभी तक किसी का कोई ऐसा मतलब जो है कोई बयान या कोई ऐसा हमारे हक में इस वक्त नहीं है। पर जाहिर है देखें ये भी एनसीओसी का एक मैटर है, तो ये हम एक और बात भी कहूंगा यहाँ पे मैं आपकी कि वजीर आजम कहते हैं कि जो सनती और कारोबारी हैं इनको डिस्टर्ब किए बगैर इस पे जो है पॉलिसियां बनाई जाए। तो ये एनसीओसी भी वजीर आजम के अंडर में आती है, तो हम इनसे अपील करते हैं कि हमारा खुदारा इसका साथ दीजिए, हमारे कारोबार रोजगारों को तबाह और बर्बाद मत कीजिए। सर आपके वेटर्स का कोई चेकअप या कोई ऐसी चीज़ होती है कि ये भी कंफर्म हो, क्योंकि देखिए सर जो शख्स एक पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी अगर गुजार रहा हो तो वो बीमार भी हो ना सर, तो उसकी कोशिश यही होगी कि मैं किसी तरह काम करूं ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कोई पैसे ले जा सकें। पिछले दिनों में कोविड के टेस्ट लिए गए हमारी लेबर के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे नेगेटिव आए। सारे नेगेटिव है 100%? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात है, मतलब पाकिस्तान में या कराची में रहते हुए जहाँ इतना इस वक्त कोरोना बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए हमारे लेबर जो है वो प्रॉपर सैनिटाइज करती है अपने आप को प्रोग्राम से पहले भी और प्रोग्राम के बाद भी। इसके बाद जब वो प्रोग्राम में सर्विसेज देते हैं अपनी, तो वो हेयर कैप्स मास्क ग्लव्स के बगैर वो देते नहीं है। तो माशाल्लाह हम अपनी सारी एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि अब जो है ना हुकूमत की जानिब से अगर कोई रिलैक्सेशन मुमकिन है तो आपको दी जाए, लेकिन अगर कोई सेहत का बड़ा मसला पैदा होता है तो फिर तो मेरे ख्याल में सर इस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बार फिर वजीर आजम साहब से को एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे ऊपर खुदारा रहम की जाए और हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए। और बड़ी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर बैंक्वेट हॉल एंड ओनर्स एसोसिएशन के, और उनका ये कहना था कि मतलब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से उन्होंने अपील की है कि इस मामले को कंसीडर किया जाए और इसमें कुछ रिलैक्सेशंस दी जाएँ ताकि बैंक्वेट हॉल्स को मुकम्मल तौर पर बंद ना किया जा सके। पहला दिन प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।